मुझे शादी नहीं करनी पापा। मेरी आज की ये कहानी एक गांव से उठकर आई लड़की जिसको उसके पिताजी ने पढ़ाई के लिए शहर अपने भाई के पास छोड़ा था। अक्सर हम मध्यवर्गीय लोगों में ये चीज़ आम बात है, आपने भी देखी होगी कि गांव से अपने किसी बड़े भाई की बेटी या बेटा शहर अपने चाचा या ताऊ के घर रहकर पढ़ने के लिए आ जाती है या आ जाता है। आज जिन आंटी की कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उनके पिताजी घर के सबसे बड़े भाई थे जो गांव की ज़मीन और गांव के मकान की रखवाली के लिए वहां अपने परिवार के साथ बसे थे। उनके 3 बहनें और एक भाई था। छोटे भाई को उन्होंने काम काज के लिए शहर में बसा दिया था और एक ज़मीन बेच करके शहर में ही मकान बना के दे दिया था। आंटी के पापा अपने पापा के मरने के बाद गांव घर के सबसे बड़े बेटे और पिताजी की जगह आ गए थे। उन्होंने अपने भाइयों को सेटल कर दिया था और बहनों की शादी भी कर दी थी। वो गांव से मिट्टी से बहुत जुड़े हुए थे और बहुत रूढ़िवादी वादी अपनी सोच के थे। उन्होंने अपनी सबसे छोटी और सबसे लाडली बेटी जो पढ़ाई में होशियार थी उसको शहर अपने छोटे भाई के यहाँ भेज दिया। छोटी सी 6 साल की उम्र से ही अपने माँ बाप से अलग वो चाचा चाची के साथ रहना शुरू कर दिया था। आंटी के पापा अपने पूरे परिवार में सबसे बड़े थे, इसलिए घर में उनका डर और खौफ बना रहता था। आंटी भी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी, इसीलिए आंटी के अंदर अपने परिवार का शुरू से ही काफ़ी डर था। वो चाचा चाची के यहाँ रहती थी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी डबल थी। चाचा चाची साथ में 2 भाइयों के बीच में पली बड़ी वो लड़की, उनकी रक्षा के लिए उसके ऊपर पाबंदी बहुत ज़्यादा थी। स्कूल, कॉलेज और उसके बाद टीचिंग की नौकरी, जिसमें उनको कहीं भी आने जाने की आज़ादी नहीं थी। उनका भाई उन्हें सुबह छोड़ने जाता था और शाम को लेने भी आता था। इस दौरान ही वो किसी से बात करती थी तो करती थी, वरना उसके बाद वो कभी भी अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग नहीं जाती थी। अपनी बाकी सहेलियों की आज़ाद ज़िंदगी को देख करके उनके अंदर जीने की एक अलग ही इच्छा जाग चुकी थी। वो अपने आप को पूरी तरीके से शहर का मानती थी। बहुत ज़्यादा पाबंदियों के बाद भी उनका दिल कहीं आसमान में ही उड़ा रहता था और बहुत ही प्यारी भी थी। हम जब भी उनसे बाहर घूमने की बात किया करते थे तो वो एक ही बात बोलती थी कि अब जब शादी हो जाएगी तो अपने पति के साथ ही घूमा फिरा करूँगी, अभी कौन पंगा ले अपने घर वालों से। ये बोल करके हम सब हंसते थे और बात को रफा दफा कर देते थे। साधारण सलवार कमीज और एक तेल लगाई चोटी, आज के टाइम की बात कर रही हूँ मैं दोस्तों, लेकिन मन में जो सपने थे वो जीन्स टॉप पहनने के थे, बाहर घूमने के थे, ट्रैवलिंग करने के थे। आंटी ने कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ ही जॉब भी शुरू कर दी थी। वो अपनी कॉरेस्पॉन्डेंस से अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी कर रही थी और स्कूल में जॉब करके वो पैसे भी कमाती थी। उसकी वही गिनी चुनी लाइफ थी, यहाँ तक कि उस बेचारी के पास फ़ोन भी काफ़ी पुराना मॉडल का था। स्कूल से घर, घर से स्कूल और उसके बाद अपने घर का पूरा काम करना, अपने चाची चाचा का पूरा ख्याल रखना, दोनों भाइयों के कपड़े, खाने और सब चीज़ का इंतज़ाम करना। आंटी के पापा गांव के पूरी तरीके से गांव में रमे हुए इंसान थे। उन्होंने आंटी के फर्स्ट ईयर और 20 साल की उम्र में पहुंचने से ही रिश्ता देखना शुरू कर दिया था। हम स्कूल की सहेलियां, हमें भी पता था कि उनके लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा है। 21 साल का केक काटते ही एक दिन अचानक आंटी के पापा धमक गए और उनके लिए एक रिश्ता लेकर के आए। ये चीज़ उनके लिए बहुत आम बात थी। उन्हें पता था कि मेरी शादी, आंटी को अपने 20 साल की उम्र से ही ये साफ साफ पता था कि उनके घर वाले उनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं और लव मैरिज जैसा उनकी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं होने वाला था, ये भी उन्हें बहुत अच्छी तरीके से पता था। पर वो एक चीज़ नहीं जानती थी कि उनके फादर जो रिश्ता लेकर के आए हैं वो गाँव के एक टिपिकल लड़के का था। आंटी के पापा उनके लिए रिश्ता लेकर के आए हैं, ये हम स्कूल की कुछ सहेलियों को पता चल गया था। हम सब मिल करके उनकी खिंचाई कर रहे थे और उनके साथ मस्ती कर रहे थे। उनको लड़के वाले देखने आने वाले थे, जिसके लिए उन्होंने एक दिन की छुट्टी भी ली थी। हम सब बहुत खुश थे और आंटी भी अब खुश थी। उन्हें ये लग रहा था कि अब इनकी शादी होने वाली है और वो अब घूमना फिरना शुरू करेंगी।
आंटी के पापा ने आंटी को रिश्ते के बारे में कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। यहाँ तक कि उनकी चाची को भी पता था, पर फिर भी उन्होंने नहीं बताया। सब इस रिश्ते को मन ही मन में इनकार कर रहे थे, लेकिन पापा जी के कारण कोई कुछ नहीं बोल रहा था, क्योंकि जो रिश्ता आया था वो लड़का गांव से था। गांव के एक बड़े पंच, बड़ी जायदाद वाले लोग थे। अपने पापा के लाए पसंदीदा लड़के को देख करके आंटी हक्का बक्का रह गई। उन्होंने पहले उस लड़के को देखा, बाद में अपने पूरे परिवार की तरफ देखा। सारे परिवार की नज़रें झुकी हुई थी, चेहरे पे किसी के स्माइल नहीं थी। उनका परिवार भी बहुत अड़ियल और पैसे का घमंड लेकर के वहाँ पहुँचा हुआ था। लड़के में भी वही घमंड था। लड़के वालों ने लड़की वालों से कह रखा था कि उनका बेटा इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, शादी होते होते इंजीनियरिंग ख़त्म हो जाएगी और नौकरी तो यूं ही लग जाएगी कि उनका बेटा बहुत समझदार है। जबकि इन सब बातों में आना बेवकूफ़ी था। आंटी के पापा चाहते तो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की के लिए ऐसा रिश्ता नहीं लाते, और अगर लाते तो लड़के वालों को पहले कहते कि इसकी इंजीनियरिंग करवा दीजिए, नौकरी लगा दीजिए, फिर हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। आंटी के पापा ने बचपन से ही अपने कलेजे को टुकड़े को शहर भेजा था, अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल में पढ़ाया। आंटी दिखने में भी बहुत अच्छी थी, पर उन्होंने सब पर पानी फेर दिया और एक अड़ियल जड़ बुद्धि एक गांव के लड़के का रिश्ता उनके सामने ले आया। मैं ये नहीं कह रही दोस्तों कि गांव और शहर के लड़कों में फ़र्क होता है, पर जो रिश्ता उनके लिए आया था वो बहुत ही ज़मीन आसमान का फ़र्क था। अब आप सिर्फ इतना ही सोच लीजिए कि वो लड़का यही सोच कर के फूल रहा था कि शहर की एक सुंदर लड़की से उसकी शादी होने वाली है, और बैठे बिठाए उसे एक अच्छी पढ़ी लिखी शहर की लड़की दहेज के साथ मिल रही है। उसका सातवें आसमान पे उसका घमंड था, एटीट्यूड था, जो उस पे सूट भी नहीं कर रहा था, और आंटी का दिल अंदर से कचोड़ रहा था। रिश्ता देखने के बाद आंटी ने पूरे साफ शब्दों में पहली बार अपने पापा को इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, आप जहाँ कहेंगे मैं शादी करूँगी, लेकिन ये लड़का मुझे पसंद नहीं आया। पर पता नहीं उनके पिताजी के दिमाग में क्या दौड़ रहा था, उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी। बेटी की ना सुन करके उनके पापा बहुत बौखला गए कि मेरी बेटी ने मुझे ना कैसे कहा। इसी दिन के लिए उसे शहर भेजा था, पर उन्होंने कहीं से भी अपनी बेटी की मनोस्थिति समझने की कोशिश नहीं करी। उस शाम को जब वो घर से गांव के लिए निकले तो पूरे घर को डांट करके निकले। उन्होंने अपने भाई और अपनी भाई की बीवी को बहुत गालियाँ दी, बहुत बात सुनाई कि तुमने मेरी लड़की बिगाड़ दी। जब आंटी के पापा ने चाचा चाची की परवरिश पे उंगली उठा दी तो चाचा चाची ने भी अब इस मैटर पे आगे ना बोलने की कसम खा ली थी। दूसरे दिन हम स्कूल में आंटी का इंतज़ार कर रहे थे और उनकी खिंचाई के लिए हम सब बैठे हुए थे। हम सब बहुत एक्साइटेड थे, हम इतने खुश थे कि हमने उनकी शादी में क्या पहनना है, क्या करना है, हमने उन सब की एक लिस्ट बना ली थी। पर जैसे ही आंटी स्कूल में आई, उन्होंने हम सबके सामने रोना शुरू कर दिया और कहा कि जो लड़का मेरे लिए आया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो लड़का गांव से है और उसकी हरकतें और उसकी आदतें भी कुछ अच्छी नहीं हैं। जिस हिसाब से मेरे मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, वो मुझे गांव के एक गंवार लड़के के साथ कैसे बांध सकते हैं। एक हफ्ते बाद आंटी के पापा जी का गांव से फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है और उन्हें उनकी छोरी बहुत पसंद आई है, और अब उसको बोल कि नौकरी छोड़े, क्योंकि उसके सासरे वाले ये नहीं चाहते कि वो अब नौकरी करे। सबसे पहली चीज़, क्या उनको समझ नहीं आई? अपने पापा की ये बात सुन करके आंटी को बहुत गुस्सा और रोना साथ में आया। अक्सर ऐसा होता है मेरी बहनों, जब भी आपके पापा आपसे ऊंची आवाज़ में थोड़ा भी बात करते हैं ना, तो लड़कियां ऑटोमेटिकली रोना शुरू कर देती हैं। पता नहीं क्या इमोशंस होते हैं जुड़े हुए। पर आंटी ने बड़ी हिम्मत करके अपने पापा को मना किया और कहा कि आपको जो करना है करिए, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी, मैं बीच में नौकरी नहीं छोड़ सकती, मुझे साल तो ख़त्म करने दीजिए, और अभी भी मैं इस शादी के लिए ना करती हूँ। पर उनके पापा ने उनकी एक नहीं सुनी।
आंटी के पापा ने आंटी के ससुराल वालों से बड़े ही विनम्र भाव से ये कहा कि मेरी बेटी अभी नौकरी नहीं छोड़ना चाहती, वो साल ख़त्म करना चाहती है, तब तक हम शादी की बाकी रीति रिवाज, बाकी चीज़ों में हम बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पर मीठी छुरी सास, घमंडी ससुर और अड़ियल आदमी, इनको ये बात हजम नहीं हुई। उनकी शादी की अभी बात हुई ही थी कि उनको लगने लगा कि लड़की अपने पढ़े लिखे होने का घमंड दिखा रही है और हमारे बेटे को अपने से नीचा समझ रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये लड़का अजीब क्यों था? क्यों वो आपकी आंटी को पसंद नहीं था? लड़के की अजीब सी हरकतें शुरू हो चुकी थी। उसे लगा कि दो परिवारों के बीच में रिश्ते में हाँ हो गई है, तो उसका पूरा अधिकार अब उस लड़की पे है और वो लड़की वही करेगी जो ये चाहता है। कुछ दिनों बाद स्कूल से छुट्टी के दौरान हम आंटी के साथ घर की तरफ पैदल साथ ही निकला करते थे। उसके बाद चौराहे से अलग अलग हो जाया करते थे। हमने महसूस करा कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। जब हमने पलट के ध्यान से देखा तो वो बहुत दूर पेड़ के पीछे अपने एक घटिया से दोस्त के साथ एक अजीब से कपड़ों में खड़े होकर के स्माइल कर रहा था और हाथ हिला रहा था। मेरे लिए वो सब बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग था। आंटी बहुत शर्मिंदा हो गई थी उसकी हरकतों को देख करके। आंटी उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा शर्मा गई और हम सब के बीच में बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। हम लोगों ने उन्हें बाय बोला और वहाँ से चले गए। इतने में वो लड़का आंटी के पास आया। आंटी ने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने ना हाय ना हेलो, उसने सीधा ही आंटी से छूटते हुए पूछा कि तेरी दोस्त मेरे को देख करके भाग गई, क्यों? मेरा थोपड़ा उनको पसंद नहीं आया क्या? बहुत अजीब से वर्ड्स थे। आंटी को बहुत अंदर से, मतलब चिढ़ होती है ना जिसको देख करके कि इसको यहीं पटक के मारूं, वो वाली फीलिंग थी। आंटी ने बोला आप यहाँ क्यों आए हैं? बोला क्यों, एक आदमी मेरी होने वाली लुगाई है, मुझे तेरा नंबर चाहिए। वो उन दोनों की दूसरी ऐसी मुलाकात थी जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे से बात कर पा रहे थे। पर उसका जो स्वभाव था, आप समझ सकते हैं कि जब आंटी अपने दोस्तों के साथ स्कूल से निकल रही थी तो उनकी कुछ फ्रेंड्स ने टाइट जीन्स पहनी थी कुर्ती के साथ। तो उस आदमी ने, उस लड़के ने बोला कि तू ऐसी लुगाइयों के साथ क्यों रहती है जो जीन्स पहनती हैं। आंटी का गुस्सा फूट पड़ा। जो लड़की बहुत कम बोला करती थी उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे गुस्से से वहाँ से जाने के लिए कहा, पर वो आदमी ढीठ था। वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे वो उसकी बाप की जागीर है। वो उसको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि तू कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, तेरे बाप से मेरे बाप की जायदाद ज़्यादा है और तेरे से ज़्यादा पैसा मेरे पास है। मैं अपने घर का इकलौता राजा बाबू हूँ। आंटी को ये सब चीज़ मायने नहीं रखता था। उन्होंने गुस्से में उसे वहाँ से निकाल दिया। आंटी स्कूल से घर जा कर के ज़ोर ज़ोर से अपने कमरे को बंद कर करके रोने लगी। उनकी चाची ने उनसे पूछा, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उन्हें पता था कि वो कुछ नहीं कर सकते। घर पहुंचते ही आधे घंटे के अंदर आंटी के पापा का गांव से फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि तूने जवाई जी से बहुत बदतमीज़ी से बात करी है, तेरे को पढ़ने लिखने के लिए इसीलिए भेजा था, तू इतनी घमंडी हो गई है। बिना अपनी बेटी के एक बात सुने उन्होंने पूरा गुस्सा अपनी बेटी पे निकाल दिया और उन्हें स्ट्रिक्टली कहा कि अपने होने वाले पति को अपना फ़ोन नंबर दे। आंटी की चाची और उनकी बुआ फटाफट भाग भाग करके उनके कमरे में गई और उन आंटी से फ़ोन उसी वक्त करवाया और उस लड़के से माफ़ी भी मंगवाई। आंटी की चीज़ों को उनकी चाची और बुआ समझ रहे थे, पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। और आंटी को अपना मन मार करके, क्योंकि वो उस लड़के की उस हरकत को वो स्कूल के बाहर देख चुकी थी, आंटी को अपना मन मार के उस लड़के को अपने ही फ़ोन से फ़ोन करना पड़ा और माफ़ी मांगने पड़ी। उस आदमी ने फ़ोन पे आंटी से कहा कि मेरी लुगाई भले ही कितनी घमंडी हो, मेरा ससुरा बहुत अच्छा है। पीछा करने का सिलसिला अब शुरू हो चुका था। फ़ोन पे का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। अगर आंटी का फ़ोन कहीं बिज़ी होता था या फ़ोन वेटिंग पे जाता था तो वो लड़का पूछताछ करना शुरू कर देता था। ऐसे ही आंटी ने फ़ोन नंबर तो दे दिया था, पर फ़ोन नंबर वो इग्नोर करती थी। एक दिन स्कूल से घर जाते समय हम फिर सारी सहेलियां पैदल पैदल अपने अपने ऑटो का वेट कर रही थी, तो हमने देखा कि 2 बाइक दूर से चलती हुई आ रही है और वहाँ उस लड़के ने
उस लड़के ने बिल्कुल एटीट्यूड में हमारे सबके सामने बाइक रोक दी। हम सब डर गए थे और वहीं आंटी से ज़बरदस्ती करके उनका फ़ोन छीनने लगा। कहा कि तू मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती और तेरा फ़ोन इतना बिज़ी कैसे रहता है, मुझे दिखा तू किससे बात करती है। अभी बात ही हुई थी, ना सगाई हुई थी, ना किसी तरीके का कोई रोका हुआ था, लेकिन उस लड़के की ज़िद उसके पापा के कारण सर पे चढ़ती जा रही थी। उसने सबके सामने आंटी का फ़ोन छीन लिया। हम टीचर्स के बीच में अपने होने वाले पति की इस हरकत से आंटी को बहुत दुख हुआ और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने बीच रोड में ही अपना फ़ोन उठा करके पटक दिया। घर पहुंचते ही आंटी के पापा का फिर फ़ोन आ गया और उन्होंने आंटी को बहुत ज़ोरदार डांट लगाई। कहा कि तू पूरे गांव समाज में जहां मैंने अपनी पगड़ी ऊंची रखी है, तेरे कारण मेरी पगड़ी गिर जाएगी। मत भूल तेरी भी 2 बहनें हैं, तेरा रिश्ता मैंने बहुत अच्छे बड़े ज़मीन जायदाद वाले घर में करवाया है। तुझे किस बात का घमंड है? तेरी नौकरी छुड़वा करके तुझे गाँव में बिठा दूँगा मैं अब। आंटी चारों तरफ से फंसती जा रही थी और सबसे बड़ा सिकंजा उनके अपने ही पापा ने उनके गले में डाल दिया था। आंटी ने फिर उसको फ़ोन किया, फ़ोन करके माफ़ी मांगी। उस लड़के ने अपनी ताकत और अपनी धाक दिखाने के लिए उस आंटी को कहा कि तू फ़ोन मत ख़रीदना, अब मैं तुझे फ़ोन गिफ्ट करूँगा। फ़ोन गिफ्ट करने के नाम पर आंटी से मिलने के बहाने ही वो आंटी के घर किसी न किसी उसमें उसको लगता था कि मैं कैसे भी जा कर के वहाँ जाके बैठ जाऊँ। अभी तुम उस घर के जमाई भी नहीं हो, तुम उस घर में जाने की क्यों सोच रहे हो? लेकिन फ़ोन गिफ्ट करने के नाम पर वो वहाँ पहुँचा और उसने अपनी धाक दिखाई कि देखो मैं फ़ोन गिफ्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, फ़ोन भी उन्हीं का था और फ़ोन नंबर भी उस लड़के का था। उसकी चाल ही यही थी कि तेरा नंबर मेरे पास हो और मैं उसको ट्रैक कर सकूँ। गूगल अकाउंट भी उस लड़के ने अपनी तरफ से खोल के दिया था। फ़ोन भले ही ख़रीद के दे दिया था चाचा चाची उसके घर वालों के सामने, आंटी के घर वालों के सामने, भले ही उसको लगा कि मैं अब हीरो बन गया हूँ, पर उस फ़ोन में सिर्फ़ और सिर्फ उस लड़के का और उसकी माँ का फ़ोन नंबर ही अलाउड था। उस फ़ोन में ना किसी का फ़ोन आ सकता था, ना उसमें किसी का फ़ोन वो सेव कर सकती थी। 10 तरीके के शक, 10 तरीके के इल्ज़ाम और 10 तरीके के घटिया बातें वो फ़ोन के ऊपर कितनी बात सुनाता था उनको। घर में आंटी के पास काम काज के अलावा एक फ़ोन ही जो सहारा था, जिसमें वो वीडियोस चलाती थी या किसी भी तरीके की मूवी देख ली, गाने सुन लिए। अब उनसे वो भी छीन लिया गया था। ऑनलाइन होते ही वो आदमी तुरंत वीडियो कॉल कर देता था या वॉइस कॉल कर देता था। वो सिर्फ़ और सिर्फ पूरा दिन आंटी के फ़ोन को भी स्टॉक करता था दूर रहते रहते, और पीछा तो वो करता ही था। अपनी गंवारी और देहाती भाषा में वो आंटी से कितनी बार कहता था कि हैरी, मैंने तो देखा है कि शादी से पहले लड़का लड़की खूब मिले हैं, खूब कमरे में मिले हैं, होटल में मिले हैं, तुझे मेरे से मिलने का दिल नहीं करता क्या? वो जानता था आंटी उसे पसंद नहीं करती, पर उसको पाने की जिद थी। वो जानता था कि वो आंटी को एक आंख नहीं भाता, लेकिन फिर भी पूछा करता था कि बता, क्या तेरे को मैं पसंद नहीं हूँ क्या? मेरे में क्या कमी है? शहर के लौंडों में ऐसा क्या होता है, तूने देखा है क्या? आंटी टूटती जा रही थी। बहनों, अगर आप इसको महसूस कर पाओगे तो महसूस करना कि ना तो वो बॉयफ्रेंड था, ना ही पति था, ना ही मंगेतर था। वो एक ऐसा बाप का थोपा हुआ आंटी के सर पे लड़का था जिसका उसके साथ कोई रिश्ता था भी नहीं, और वो मरती मर जाती, लेकिन उसके साथ वो रिश्ता कभी, उसके साथ कोई लड़की रिश्ता नहीं रख सकती। वो ऐसा लड़का था, और ऐसा लड़का आंटी के सर पे थोप दिया गया। इतना पढ़ाने लिखाने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, जिस लड़की ने अपनी पूरी ज़िंदगी ना खेली, ना कूदी, ना दोस्तों के साथ बाहर गई, ना किसी भी तरीके का मज़ा किया, और बाप ने उसे कहाँ लाके पटक दिया। हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। वो लड़का अब आंटी को इस तरीके से परेशान करने लगा था कि जब दोनों परिवारों में किसी भी तरीके की कोई फंक्शन होती थी तो लड़के वालों को भी काट जाता था। तो उस लड़के को जब काट जाता था, उसे पता चलता था कि किसी रिश्तेदार की फंक्शन में आंटी को भी बुलाया है, उन्हें भी जाना है, तो वो तुरंत फ़ोन करके उसको मना कर देता था। उसको क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, लिपस्टिक लगानी है, नहीं लगानी है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, वो रोक टोक करने लगा था। आंटी के लिए घुटन बन गया था। वो पूरी तरीके से एक जेलर बन गया था आंटी के लिए। आंटी इस बात को ना ही अपने पापा को बता पा रही थी, ना अपनी माँ को समझा पा रही थी, ना चाची चाचा को। सबको पता था, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था।
अभी तो सगाई की बात भी पक्की नहीं हुई थी। कई बार ऐसा होता था कि आंटी थके हारे स्कूल से घर आती थी और वो उनके घर में चाची के साथ बैठ करके चाय पीता हुआ नज़र आता था। आंटी को ये सब देख करके बहुत गुस्सा आता था और वो मुँह फट होकर के बोल देती थी कि आपको बिना बिना किसी के इन्विटेशन के ऐसे किसी के घर आना अच्छा लगता है क्या? तो बोला, अरे नहीं नहीं, मैं तो यहाँ सामने से गुजर रहा था तो सोचा चाचा चाची का हाल पूछते हुए जाऊँ। तो आंटी गुस्से में कहती थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है और अगर नहीं भी है तो आपकी ज़रूरत नहीं है। पर लोग उनकी ये इस खिचन को समझ नहीं पाए। शहर में रहने वाले चाची चाचा और 2 बड़े भाइयों को भी ये लड़का पसंद नहीं था, पर वो अपने बड़े पापा के दबाव में वो भी दबे हुए थे। दुनिया भर का जोर लगा दिया, मरने तक की धमकी दे दी, पर बाप तस से मस ना हुआ और देखते ही देखते जिंदा लाश बन गई और उनकी सगाई हो गई। अब उन्होंने जीना, उनको समझ में आ गया था कि मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो चुकी है। अब वो पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। उन्होंने लोगों से बात करना, हंसना खेलना सब बंद कर दिया था। अब तो सगाई हो गई थी। अब उसको ऐसा लगा कि मैं अब इस लड़की का मालिक बन गया हूँ। चाची के घर में होने वाले छोटे बड़े हर तरीके के फंक्शन, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, चाहे वो किसी भी तरीके का कोई त्यौहार ही क्यों ना हो, ये बिन बुलाए वहाँ पहुँच जाता था। और अगर इसको नहीं बुलाया जाता था तो वो लड़का नाराज़ हो जाता था और गांव से आंटी के पापा का फ़ोन आ जाता था। चाची के घर में होने वाले छोटे बड़े, यहाँ तक कि कोई कीर्तन भी होता था तो उस लड़के को बुलाना मजबूरी हो गया था। अब वो अकेला घर पा करके कितनी बार आंटी के हाथ में, अब उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई थी कि वो घर में घुस करके कई बार अकेला कमरा पा करके आंटी के गले में हाथ डाल देता था, उनकी कमर में हाथ डाल देता था, कई बारी उनके बम को और उनकी छाती को भी छू लिया करता था। जो लड़का फूटी आँख नहीं भाता, वो लड़का अब अजीबोगरीब हरकतें करने लगा था। आंटी, मैं कैसे बताऊँ, एक काले अंधेरे कमरे में जैसे ज़िंदगी भर के लिए किसी को बंद कर दिया गया हो। आंटी बुरी तरीके से अब फंस चुकी थी। अब उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। कहानी तो दोस्तों बहुत बड़ी है, पर लास्ट में शादी से 1 महीना पहले जब उन्होंने जॉब छोड़ी तो हम लोगों ने उन्हें फेयरवेल देने का फ़ैसला किया। जब फेयरवेल के लिए हमने आंटी को स्कूल में ही छोटी सी पार्टी दी, आफ्टर स्कूल हमने उन्हें छोटी सी पार्टी दी, तो आंटी का मुंह उतरा हुआ था। पता है क्यों दोस्तों? क्योंकि जब हम एक राउंड टेबल में क्लासरूम में बैठे थे, पार्टी कर रहे थे, बातें कर रहे थे, तो आंटी का फ़ोन ऑन था जिसमें उनका होने वाला हस्बैंड, वो लड़का कॉल पर था और उसकी जिद के अनुसार जब तक आंटी वहाँ रहेंगी, हमारे साथ बैठेंगी, वो क्या क्या बातें करेंगी वो सब सुनेगा। वो सुनना चाहता था कि आंटी उसके बारे में क्या बात करती है और हम सहेलियाँ उनके बारे में क्या बात करती है। हमने वो सब कुछ देख लिया था। आंटी ने नज़रों से सब कुछ बता दिया था। वो कैद, वो घुटन मैं तो महसूस कर पा रही थी। मैं नहीं जानती जो भी ये कहानी सुन रहा है वो ये घुटन महसूस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, पर बहुत दुखद थी ये कहानी। एक प्यारी सी लड़की को हमने, जिसका भविष्य बहुत उज्जवल था, जो अपनी टीचिंग फील्ड में बहुत अच्छा कर सकती थी, उसे एक अच्छा जीवन साथी मिलता तो वो बहुत आगे बढ़ सकती थी, अपने परिवार का ख्याल भी रख सकती थी, वो सारे गुण उस लड़की में थे। लेकिन बाप की एक दकियानुसी सोच ने हंसती खेलती लड़की को जीते जी नर्क में फेंक दिया और जानते हुए भी अनजान बन गए।